14 दिसंबर 2025। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सूरज डूब रहा था। लोग बीच पर जश्न मना रहे थे और कुछ ही मिनटों में वो जश्न वो चीख पुकार में बदल गया। आज हम बॉन्डी बीच पर हुए उस आतंकी हमले की पड़ताल कर रहे हैं जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया था। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो चश्मदीदों के बयान, आधिकारिक रिपोर्टें और मीडिया विश्लेषण का एक मिला जुला भंडार है, और हमारा मिशन है इन सब को जोड़कर उस दिन की पूरी तस्वीर को समझना। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम जश्न नहीं था। नहीं, ये यहूदी त्योहार हनुका का पहला दिन था, रोशनी का त्योहार। और वहां सैकड़ों परिवार, बच्चे सब सी साइड हनुका नाम के एक उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे। हमलावरों ने जानबूझकर इसी रोशनी को अंधेरे में बदलने के लिए चुना। समय और जगह का चुनाव ही उनके इरादे की पहली झलक दे देता है। यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि ये हमला सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि एक समुदाय की आत्मा और उसके सबसे पवित्र पलों पर भी हुआ था। सही बात है। तो चलिए उस शाम के मंजर को समझने की कोशिश करते हैं। शाम के 6:47 जगह थी बॉन्डी बीच का उत्तरी खेल का मैदान। जी। हमारे स्रोतों में जो चश्मदीदों के बयान हैं वो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। माहौल उत्सव का था और फिर अचानक गोलियों की तेज आवाजों ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। काले कपड़े पहने दो हमलावरों ने पास के एक पैदल यात्री पुल से नीचे जमा भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऊपर से। हाँ, ऊपर से। ये एक ऐसा नजारा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक पल पहले जहां बच्चों के खेलने की आवाजें थीं, अगले ही पल वहां सिर्फ दहशत और चीखें थीं। लोग भाग रहे होंगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पास के रेस्टोरेंट्स में छिप रहे थे। हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था। और ये गोलीबारी कुछ सेकंड की नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक ये लगभग 10 मिनट तक चली। 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो 10 मिनट उन लोगों के लिए कैसे बीते होंगे जब आप एक खुली जगह पर हों और ऊपर से गोलियां बरस रही हों। वो पूरी तरह से असहाय थे। वे पूरी तरह से असहाय थे। और यहाँ हमलावरों की रणनीति पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने एक ऊंची जगह यानी पुल को चुना। हाँ। ये उन्हें एक क्लियर एडवांटेज देता है जहां से वे नीचे मौजूद भीड़ को आसानी से और ज्यादा से ज्यादा निशाना बना सकते हैं। ये कोई अचानक आया हुआ गुस्सा नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी सैन्य रणनीति जैसा था जिसका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। लेकिन क्या ये सच में एक सैन्य रणनीति थी या सिर्फ दो कट्टरपंथियों का एक हिंसक जुनून था जिन्होंने एक आसान निशाना चुना? क्या हमारे स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि इनकी कोई ट्रेनिंग हुई थी या ये किसी बड़े संगठन से जुड़े थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआती जांच में यही सामने आया कि ये एक लोन वुल्फ जैसा हमला था, लेकिन उनकी तैयारी को देखकर लगता है कि वे इससे प्रेरित जरूर थे। अच्छा। उन्होंने ऑनलाइन मौजूद आतंकी प्रोपेगेंडा का अध्ययन किया होगा। रणनीति भले ही उन्होंने खुद बनाई हो, लेकिन इसका खाका दुनिया भर में हुए दूसरे हमलों से मिलता जुलता है। और इसी घटना ने ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक जगहों, खासकर ऐसे बड़े समारोहों की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस छेड़ दी। और इसी खौफ और अफरा तफरी के बीच एक ऐसा नाम सामने आता है जो इस पूरी कहानी के नैरेटिव को और भी जटिल बना देता है। अहमद अल अहमद। संकट के क्षणों में अक्सर साधारण लोगों के भीतर छिपा असाधारण साहस सामने आता है, और अहमद अल अहमद इसका एक जीता जागता सबूत है। जब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर का सामना किया। हाँ। उससे भिड़ गए और किसी तरह उससे उसकी राइफल छीन ली। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ। सिर्फ एक आदमी बिना किसी हथियार या ट्रेनिंग के एक ऑटोमेटिक राइफल लिए हुए आतंकी से भिड़ गया। ये अविश्वसनीय है, और उनके इस एक कदम ने न जाने कितनी जानें बचाई होंगी। बिल्कुल। उस राइफल को छीनकर उन्होंने हमलावर को निष्क्रिय कर दिया और गोलीबारी के उस सिलसिले को तोड़ दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये उस पल में लिया गया एक ऐसा फैसला था जिसने उस ट्रेजेडी के अंजाम को बदल दिया। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। एक तरफ नफरत की इंतहा है और दूसरी तरफ इंसानियत की एक ऐसी मिसाल। हाँ। और यहाँ एक और परत है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। एक तरफ जहाँ ये हमला यहूदी विरोधी नफरत से प्रेरित था, हाँ। वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम नाम वाले व्यक्ति अहमद अल अहमद ने अपनी जान पर खेलकर यहूदी समुदाय के लोगों को बचाया। और यही इस घटना का सबसे शक्तिशाली पहलू है। ये इस बात का एक जबरदस्त खंडन है कि ये संघर्ष दो पूरे समुदायों के बीच है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि नफरत कुछ लोगों की विचारधारा होती है,
पूरे समुदाय की पहचान नहीं। अहमद अल अहमद का काम उस दिन सिर्फ जाने बचाने वाला एक हीरो का काम नहीं था, बल्कि नफरत के नैरेटिव पर इंसानियत की जीत का एक प्रतीक भी बन गया। उसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। उनकी कार्रवाई भी बहुत तेज थी। जी, पुलिस की स्पेशल टैक्टिकल यूनिट्स ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुठभेड़ में एक हमलावर मौके पर ही मारा गया और दूसरे को, जो अहमद से भिड़ंत में घायल हो गया था, उसे जिंदा पकड़ लिया गया। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आप उन विस्फोटकों की बात कर रही हैं जो उनकी गाड़ी से मिले थे? हाँ, ये जानकारी तो और भी ज्यादा खौफनाक है। बिल्कुल। जब बम निरोधक दस्ते ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, मतलब आईईडीज मिले। अरे, इसका साफ मतलब था कि उनका इरादा सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं था। वो शायद वहां से बचकर किसी दूसरी जगह पर एक और, शायद और भी बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। बाप रे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने न सिर्फ बॉन्डी बीच पर चल रही त्रासदी को रोका, बल्कि एक और संभावित त्रासदी को होने से भी बचा लिया। पुलिस की कार्रवाई ने बेशक स्थिति को और बिगड़ने से रोक दिया, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। और वो आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े बहुत दुखद है। इस हमले में कुल 16 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक हमलावर भी शामिल था। और दर्जनों घायल। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर थी। और जब हम इन 15 पीड़ितों की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों बताते हैं कि मरने वालों में हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के लोग थे। एक छोटा बच्चा था, एक चाबड़ रबी थे जो समुदाय के एक आध्यात्मिक नेता थे, और एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर भी थे। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को झेला था, वो इस नफरत भरे हमले में अपनी जान गंवा बैठा। ये सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, ये उस समुदाय की याददाश्त और उसके भविष्य दोनों पर एक साथ हमला था। हाँ। एक रब्बी की हत्या उनके वर्तमान और आध्यात्मिक नेतृत्व पर हमला है, और एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर की हत्या उनके इतिहास, उनके दर्द और उनकी सहनशीलता पर हमला है। ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरा जख्म दे गया। इसने सिर्फ शारीरिक चोटें नहीं दी, बल्कि पूरे समुदाय में डर, शोक और असुरक्षा की एक ऐसी भावना पैदा कर दी जिसे भरने में सालों लग जाएंगे। तो जब शुरुआती सदमा थोड़ा कम हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये सब क्यों हुआ? इसका मकसद क्या था? और इस सवाल का जवाब किसी भी आतंकी घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी होता है। बिना मकसद को समझे हम इसे सिर्फ एक पागलपन की घटना मानकर भूल जाएंगे, जो कि ये नहीं थी। इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने कोई लाग लपेट नहीं रखी। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का बयान बहुत सीधा और साफ था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने इसे दुष्ट यहूदी विरोधी कृत्य कहा। उन्होंने इसे सीधे सीधे आतंकवादी हमला करार दिया, जिसका मकसद यहूदी विरोधी नफरत था। क्या उस समय उन पर कोई राजनीतिक दबाव था कि इसे इसी तरह से परिभाषित किया जाए? दबाव से ज्यादा ये एक जरूरत थी। इसे किसी और तरह से परिभाषित करना सच्चाई से मुंह मोड़ना होता। अच्छा। और ये वर्गीकरण मतलब हवा में नहीं किया गया था। इसके पीछे एक व्यापक संदर्भ था जिसे समझना बेहद जरूरी है। क्या संदर्भ था? देखिए, ये हमला हुआ एक ऐसे समय में जब ऑस्ट्रेलिया में 2023 के इजराइल हमास संघर्ष के बाद से जो यहूदी विरोधी घटनाएं थीं, उनमें रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी जा रही थी। अच्छा, तो ये पहले से ही माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। यह हमला उस पहले से मौजूद तनाव और नफरत की आग में घी डालने जैसा था। तो ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। और ये बात मुझे एक और सवाल पर ले आती है। पूछिए। ये दिलचस्प है कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में चल रहा संघर्ष हजारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बैठे किसी व्यक्ति को इतना कट्टरपंथी बना सकता है कि वो निर्दोष लोगों की जान ले ले। ये कनेक्शन, ये कैसे काम करता है? ये आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने भौगोलिक दूरियों को खत्म कर दिया है, सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं, बल्कि नफरत फैलाने के लिए भी। सोशल मीडिया एल्गोरिथम एक ऐसा इको चेम्बर बना देते हैं जहां एक व्यक्ति को लगातार एक ही तरह का हिंसक और नफरत भरा कंटेंट दिखाया जाता है। अच्छा। दूर देश में चल रहे संघर्ष के वीडियो और नैरेटिव को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और एक स्थानीय ग्रीवियंस को वैश्विक संघर्ष का हिस्सा बना दिया जाता है। ये दिखाता है कि अब कट्टरपंथ के लिए भौगोलिक सीमाओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारा काम यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ स्रोतों में
दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना है ताकि घटना के पूरे संदर्भ को समझा जा सके। जाहिर है, इतने बड़े हमले की गूंज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रही होगी, दुनिया भर से इस पर प्रतिक्रियाएं आई होंगे। बिल्कुल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, लगभग हर बड़े देश के नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की और ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुटता दिखाई। लेकिन औपचारिक बयानों से ज्यादा महत्वपूर्ण थीं वो प्रतिक्रियाएं जो जमीनी स्तर पर दिखीं। दुनिया भर के यहूदी संगठनों और दूसरे समुदायों ने भी ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के साथ अपना समर्थन जताया। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये बयानबाजी और एकजुटता सिर्फ एक औपचारिकता है या इसका कोई असल मतलब होता है? नहीं, ये बहुत जायज सवाल है। जब कोई समुदाय इस तरह के सदमे से गुजर रहा हो तो क्या किसी दूसरे देश के नेता के एक ट्वीट से कोई फर्क पड़ता है? सतही तौर पर ये औपचारिकता लग सकती है, लेकिन इसके दो गहरे मतलब होते हैं। अच्छा। पहला, ये पीड़ित समुदाय के लिए एक मनोवैज्ञानिक समर्थन का काम करता है। अच्छा। उन्हें ये एहसास होता है कि वो इस दुख और डर में अकेले नहीं है, कि दुनिया उनके साथ खड़ी है। और दूसरा, ये एक तरह का कूटनीतिक दबाव बनाता है। कैसे? ये दुनिया को ये संदेश देता है कि आतंकवाद और इस तरह की नफरती हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया भर के शहरों में जो प्रार्थना सभाएं और श्रद्धांजलि समारोह हुए वो इसी वैश्विक एकजुटता का प्रतीक थे। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक ऐसी घटना को परत दर परत समझा जो जश्न से शुरू होकर मातम पर खत्म हुई। हमने देखा कि कैसे नफरत की विचारधारा दो लोगों को सामूहिक हत्या करने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन साथ ही हमने अहमद अल अहमद जैसे व्यक्ति के रूप में इंसानियत की असाधारण बहादुरी भी देखी। ये घटना कई स्तरों पर एक चेतावनी है। ये हमें सार्वजनिक सुरक्षा की कमियों, वैश्विक संघर्षों के स्थानीय प्रभावों और समाज में पनपती नफरत की विचारधाराओं की खतरों की याद दिलाती है। बिल्कुल। ये हमें दिखाती है कि सहिष्णुता और आपसी सम्मान सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित समाज की नींव है। बिल्कुल। ये भयानक दिन हमें याद दिलाता है कि नफरत के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना कितना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की लड़ाई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब किसी एक समुदाय को उसके विश्वास या उसकी पहचान के कारण निशाना बनाया जाता है, तो ये केवल उस समुदाय पर हमला नहीं होता। नहीं, ये हमला उस पूरे समाज के ताने बाने पर होता है, उन मूल्यों पर होता है जिन पर वो समाज खड़ा है। तो आज की चर्चा के बाद एक अंतिम विचार जो मेरे मन में रह गया है वो ये है, हम सब ने इस हमले की निंदा की और अहमद अल अहमद की बहादुरी की सराहना की, लेकिन ये सब जानने के बाद ये सवाल उठता है कि समाज के तौर पर नफरत पर आधारित इन विचारधाराओं को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ ऐसी त्रासदियों के बाद प्रतिक्रिया देना काफी है, या हमें उन छोटी छोटी नफरतों और पूर्वाग्रहों को भी चुनौती देनी होगी जिनसे ऐसी बड़ी त्रासदियों का जहर तैयार होता है?